हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जॉब के आने वाले एग्जाम, रेलवे, एसएससी, पुलिस का कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, लेखपाल, ऑल प्रकार के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। साथियों 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साथियों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान देखना, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं। साथियों शनि ग्रह में जो छल्ले हैं वो किसके बने हुए हैं। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से। ठीक है, शनि के जो छल्ले हैं वो बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा निम्न में से समतल दर्पण के द्वारा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पढ़ना समतल दर्पण के द्वारा। बताइए, निम्न में से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा। तो साथियों देखो, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो छवि बनता है, वो आभासी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। क्या होता है? आभासी होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है। पेपर वेट में वायु की बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है। तो साथियों देखना, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना, इनमें से कौन सी घटना है। तो जरूर याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सभी साथी याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सभी साथी ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो स्क्रीन पर। श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों का क्या समान रहता है। श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों का क्या समान होता है। तो साथियों देखना, धारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों का जो धारा होता है वो इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, धारा। आगे देखिए, नेत्र का दूरबिंदु खान कितना होता है। तो साथियों देखो, किसी भी नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। ऑप्शन नंबर डी। और अगर निकट दृष्टि पूछे ना कि नज़दीक बिंदु कौन सा होता है, तो नज़दीक बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु होता है अनंत, इन्फिनिटी। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। और देखो इसका पीएच मान होता है 10.5, 10.5। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगर आपको इनका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। देखो तो साथियों, कपूर, नेपथिलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, इन सभी का शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन विधि से ही होता है। तो देखिए यहाँ अमोनियम क्लोराइड है ना साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। तो साथियों देखना, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है। तो आपको जरूर याद रखना है साथियों, नीला यानी ब्लू। ठीक है, ब्लू होता है, नीला होता है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोल्कोसाइट किसका अयस्क है। कोल्कोसाइट किसका अयस्क है। तो साथियों देखना, कोल्कोसाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तांबा का। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कॉपर। आगे देखिए क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस किससे विरंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो इनमें से किसको विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऊन को। ठीक है, ऊन आपका करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसको विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऊन को। साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऊन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है। तो साथियों देखना, मस्टर्ड गैस जो है ना साथियों, किसके प्रयोग से बनाई जाती है। मीथेन के प्रयोग से। याद रखना, मीथेन गैस का प्रयोग करके मस्टर्ड गैस बनाया जाता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लूकेगन हार्मोन किससे निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
तो साथियों देखना ग्लूकेगन हार्मोन जो है वो बीटा कोशिका से निकलती है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बीटा कोशिका से। देखिए हमारे अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिका होती है और वहीं से ये ग्लूकेगन हार्मोन निकलता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जरूर आपको याद रखना है यहाँ 3 जोड़ी यानी 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन वसा पाचक एंजाइम है या वसा पाचन एंजाइम है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाता है, वसा यानी फैट्स। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लाइपेज। ये जो लाइपेज आप देख रहे हो ये वसा को पचाने वाला एंजाइम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फैट्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है। तो साथियों प्रसव जिस टाइम होता है उस टाइम कौन सा एंजाइम निकलता है, रिलैक्सिन। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, रिलैक्सिन। आगे देखिए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है। तो साथियों देखना मनुष्य के शरीर में जो मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है वो 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी यानी टोटल 62। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए साथियों, देखना किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। साथियों याद रखना ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेगेटिव, बिल्कुल ऋणात्मक याद आपको रखना है, यहाँ नेगेटिव होता है साथियों। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों देखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान से देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बामर। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, बामर। आगे देखिए पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। साथियों पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा 1। आगे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो साथियों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, जरूर याद रखना। आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है। साथियों देखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है, याद रखना टेस्ला। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, टेस्ला। आगे देखिए लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो साथियों याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, जरूर याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर। आगे देखिए किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है। ध्यान से देखना किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है। तो साथियों उसके चाल का, याद रखना उसके चाल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है। तो साथियों देखो निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है, सूखी कंक्रीट पर रबर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सूखी कंक्रीट पर रबर से। आगे देखिए क्वेश्चन, वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है। वायुयान से जो पिंड गिरता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना वायुयान से गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, याद रखना गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, याद रखना है सभी साथियों को, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी याद रखना आप, गतिज ऊर्जा। आगे देखिए क्वेश्चन, कण का पलायन वेग का द्रव्यमान क्या होता है। कण का पलायन वेग का जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना, देखो कण का जो पलायन वेग का द्रव्यमान होता है ना वो होता ही नहीं है। देखो कण का जो पलायन वेग का द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कण का पलायन वेग का मान जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है। साथियों निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है। तो प्यारे साथियों देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है जरूर आप यहाँ याद रखो। देखो जूल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, सभी साथी याद रखना जूल पर केजी, जूल पर केजी याद रखना। आगे देखिए देखो शुद्रांत के अतिरिक्त अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना शुद्रांत के अतिरिक्त अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं उसे दीर्घ रोम कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं, दीर्घ रोम।
याद रखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, दीर्घरोम। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन है जो प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, कौन सा हार्मोन है जो प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑक्सिन। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर ऑक्सिन की बात करें तो एक पादप वृद्धि हार्मोन है, इसकी खोज 1880 में हुई थी और किसने खोज करी थी? तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। आगे देखिए, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साथियों याद रखना, हार्डी विनबर्ग ने। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हार्डी विनबर्ग ने। आगे देखिए, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? याद रखना, मरु अनुकूलन। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना, मरु अनुकूलन। आगे देखिए, सभी कोशिकाएं भूतवर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने रखा था? साथियों देखना, सभी कोशिकाएं भूतवर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने रखा था? बीरचाउ ने। याद रखना, बीरचाउ, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा, सभी साथी याद रखना, बीरचाउ ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, बीरचाउ। आगे देखिए, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, इन्हें क्या कहते हैं? साथियों देखना, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं साथियों? पेरेन्काइमा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, पेरेन्काइमा। आगे देखिए, यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो साथियों याद रखना, गुल्केगन। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, गुल्केगन। आगे देखिए, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो साथियों देखना, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक संवेदी अंग होता है क्या? साथियों ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कर्ण। साथियों ईयर, कान। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साथियों ध्यान से देखो, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? जरूर आपको यहाँ याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? जरूर आप यहाँ याद रखना, थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थाइमस ग्लैंड। आगे देखो, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों देखना, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाटसन ने किया था। ठीक है, और जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का पिता किसको कहा जाता है? तो याद रखना, मेंडल को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वाटसन ने। आगे देखो, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, तो साथियों देखना, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना कहलाता है विभूषण। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, यहाँ देखो, विभूषण। आगे देखिए, जीवन के उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? जीवन के उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? साथियों देखना, जीवन के उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए.आई. ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ए.आई. ओपेरिन। आगे देखिए, ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? ओलाइगोसिन काल में इनमें से कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो साथियों याद रखना, मिसोहिप्पस प्रकार के घोड़े का। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मिसोहिप्पस। ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? मिसोहिप्पस। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? लेमार्कवाद का। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, लेमार्कवाद। आगे देखिए, संवहनी पौधों में कर्क क्या होता है? साथियों जो संवहनी पौधे होते हैं उनमें कर्क क्या होते हैं? तो साथियों देखना, साथियों लाइक करते चलना, आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक करते चलना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो भी साथी नए हैं। देखो, संवहनी पौधों में कर्क क्या होता है? याद रखना, संरचनात्मक उत्तक। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, संरचनात्मक उत्तक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? इनमें से कौन सी पेशी है जो ऐच्छिक होती है? तो देखो, कंकालिया पेशी साथियों ऐच्छिक पेशी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कंकालिया पेशी। आगे देखिए, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है?
तो देखो, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है, जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना यहाँ चालक तंत्रिकाएं। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चालक तंत्रिकाएं। आगे देखिए, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? कुशिंग सिंड्रोम किस अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, कुशिंग सिंड्रोम जो है साथियों पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखो, क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? साथियों, क्रेटिनिज्म रोग होने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखना। देखो, क्रेटिनिज्म रोग होने का कारण है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, जरूर याद रखना, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने उत्तकजन परत की कार्यप्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया था? तो साथियों देखना, किस वैज्ञानिक ने उत्तकजन परत की कार्यप्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया था? याद रखना, हेनस्टीन ने। देखो, हेनस्टीन करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, जरूर याद रखना यहाँ हेनस्टीन, ठीक है, हेनस्टीन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वायुत्तक या प्रमुख कार्य क्या है? वायुत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना, वायुत्तक का प्रमुख कार्य है साथियों उत्प्लावन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है, उत्प्लावन। आगे देखिए, निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है, इनमें से कौन एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो साथियों देखना, देखो, थैलेसेमिया, हाइपरट्राइकोसिस और हीमोफीलिया, ये सभी तो आनुवांशिक रोग है। लेकिन साथियों मस्तिष्क ज्वार कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो मस्तिष्क ज्वार जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, इसीलिए आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, ध्यान से देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो साथियों देखना, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना। साथियों क्लास कैसा लगा है, वीडियो कैसा था, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी साथी लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को सभी साथी जरूर शेयर करना। और साथियों देखो, कोई भी सुझाव सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर बताना क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है। और नए साथी लोग जो भी हैं, डेली पढ़ाता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं। देखो, और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी बाकी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, जाकर देख लेना वहाँ से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।